एडवोकेट पंडित अश्विनी मुदगल जी से ही, क्योंकि वो देवबंद के हैं, जमीयत उलमा से जुड़े हुए हैं और कई साल बचपना और पढ़ाई भी उनकी वहीं पे हुई है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि बार बार इस प्रकार के सवाल उठते हैं अश्विनी मुदगल जी, तो ये कौन लोग होते हैं और क्यों उठाते हैं, और क्या ये वाकई में जो बातें अरशद भज्जी ने कही जब कह दी तब क्लियर हो गई, तो फिर ये बार बार तालिबान को और देवबंद को क्यों जोड़ा जा रहा है? तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए, तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला उसी दर के हो हम गए। उसी पे हो। तो कहने का मंशा ये है, अगर आप तारीख उठा के देखेंगे तो 1857 में जब गदर हुआ, हाँ आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर थे। हुकूमत हाँ किसकी थी? मुस्लिम की, मुगलों की। तो मुसलमान आखिरी वक्त तक ये समझता रहा कि अंग्रेजों ने हमसे हुकूमत छीनी है, क्योंकि बहादुर शाह जफर थे। तो उस टाइम जब गदर हुआ तो 40,000 मौलवी, उनकी गर्दनें कट गई और उन्हें पेड़ों पर टांग दिया गया। अब उनके बच्चे जो यतीम हो गए थे और मिस्कीन थे, तो एक दिन हजरत कासिम साहब नानोतवी और कुछ लोग और सीनियर लोग कहीं किसी मस्जिद के वहां गुजारे होंगे, तो उन्होंने देखा कि बच्चे भीख मांग रहे, तो वहां कोई अंग्रेज आए, उन्होंने कहा भी तुम अपना बच्चा हमें दे दो। कि क्यों? कि हम इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सब खर्चा उठाएंगे। इनके कान खड़े हुए। इन्होंने कहा इसका मतलब हमारे तो कत्ल किया, हमारे बच्चों को यतीम किया, और हमें अभी ये अंग्रेज बूट शूट बना देंगे। तो एक ख्याल आया कि क्यों ना हम भी ऐसा करें। फिर बाद में हजरत कासिम साहब नानोतवी, रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, बहुत सारे लोग थे। देवबंद दारुल उलूम की स्थापना हुई 1866 के करीब लगभग, जून में कम हुई, मुझे अच्छी तरह याद नहीं। उसके बाद उस टाइम के जो टीचर थे, इत्तेफाक की बात है उनका नाम भी महमूद था, और जो उनके शागिर्द हुए उनका नाम भी महमूद था, महमूदुल हसन। तो ये जो देवबंदी महमूदुल हसन साहब थे, ये 10 साल बाद देवबंद दारुल उलूम के प्रिंसिपल हो गए, जो अरबी वो हमारा मदरसा था। और प्रिंसिपल होने के बाद वहां बहुत सारे स्टूडेंट आए और एक मूवमेंट बाकायदा देश आजादी का चल दिया। देवबंद दारुल उलूम की बड़ी जबरदस्त कुर्बानी है। रेशमी रुमाल की तहरीक, चूंकि लोग तो जानते नहीं कि रेशमी रुमाल क्या था, उसकी तहरीक क्या थी, ओबेदुल्ला सिंधी कौन थे, हामिदुल्ला गाजी कौन थे, मोहम्मद इमाम अंसारी कौन थे। उन्हें लोगों को मुस्लिम, चूंकि मुस्लिमों का अपना मामला है कि वो बेचारे अपना प्रचार प्रसार कर ही नहीं पाते, बता ही नहीं पाते अपनी बात को, कि भाई शाहनवाज मिर्जा महमूद कौन थे, मीर नवाब का जो कौन थे। तो उसी टाइम में आप आबिदुल्ला सिंधी एक सरदार परिवार से आए थे और जो बड़े प्रभावित थे, वो दारुल उलूम में आए। उनकी और इनकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई महमूदुल हसन साहब की, इन्हें उस टाइम शेखुल हिंद, पूरे हिंदुस्तान का शेख, शेख गुरु के मायने में आता है, शेखुल हिंद का खिताब था। और दोनों गुरु चेलों का ऐसा सिस्टम बैठा कि पूरी दुनिया में तहलका इन्होंने मचा दिया। और पहले राजा अफगानिस्तान के राजा महेंद्र प्रताप सिंह को बनाया अब्दुल्ला सिंधी ने, और सरकार बनी वहां आजाद सरकार, 1919 की बात है ये, लगभग उस पीरियड में ये लोग काम कर रहे थे। तो उस जमाने में अब आबिदुल्ला सिंधी को तो मरे हुए भी 100 साल हो गए। अब उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे जो होंगे, जो नस्ल है, वो नस्ल अपने आप को आज भी जो मोहम्मद हसन साहब थे यहाँ के, उनसे ही मुंसलिक समझती है। जैसे गुरु शिष्य परंपरा जो है, जिसे पीरी मुरीदी कहते हैं, आप अच्छी तरह समझेंगे पीरी मुरीदी क्या होती है। इसी तरीके से महमूदुल हसन साहब, जो कि उस टाइम शेखुल हिंद का खिताब जिन्हें था, उनके शागिर्द थे आबिदुल्ला सिंधी और मोहम्मद मियां अंसारी। इन लोगों ने मिलकर अफगानिस्तान बनाया था, उसी के जन्मदाता वही लोग कहलाते हैं। उन्हीं की नस्लों में से जो लोग आजाद कबीले के लोग थे, इनके खानदानी, इनके वंशज, इनकी कौम के, वो सब लोग तालिबान कहलाए। और तालिबान क्या है? असल में तालिबान स्टूडेंट को कहते हैं, तालिब इल्म जो है स्टूडेंट है, और तालिबान स्टूडेंट का बहुवचन है कि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे तालिबान। तो उस जमाने के जो उस टाइम के तालिबान रहे होंगे, जो देवबंद से पढ़े थे, आज भी वो अपना सिलसिला जैसे वो कौन सा देश है, वो
मर मर कुछ क्या है उसे आज भी भारत वाले कहते हैं कि 7 नस्ल पहले हमारे पूर्वज यहाँ से चले गए थे, इसलिए ये हमारे उसमें से है। तो जब 7-7 नस्ल पहला लोग बताते तो ये तो अभी तो 2 3 नस्ल हुए, ये क्यों नहीं बताने के? अगर आप देखेंगे तो आबिदुल्ला सिंधी को 1919 या 20 में तो वो गए हैं, कितना पुराना टाइम हुआ होगा भाई, 70-80 साल। तो जो उनकी हाँ नस्ल के लोग थे वो तो अपने आप को देवन से मुंसलिक समझते ही हैं। हाँ तो ये एक सिलसिला बेसिकली कोई वैसा रिश्ता तो नहीं है, लेकिन ये एक आत्मिक रिश्ता है। आत्मिक रिश्ते की ना कोई डेफिनेशन होती, ना कोई मर्यादा होती। अब जो गुरु शिष्य परंपरा है, उस गुरु शिष्य परंपरा में कोई धार्मिक अधिकार जो है वो तो एक आत्मिक रूप से है कि भाई फला गुरु ने फला को नाम दाम का अधिकार दे दिया, कहना वो उससे बैत है, बैत के माने उसका उत्तराधिकारी है। जो सिलसिला चलता है आप समझेंगे कि भाई ये कबीर पंथी है, ये राधा स्वामी है, ये निरंकारी है। तो इसी तरह गुरुओं का भी सिलसिला है कि भाई ये जो अब उसके बाद मौलाना हुसैन अहमद मदनी आए, वो भी माल्टा जेल में गए, वो भी उसमें नेहरू जी के साथ काम करा उन्होंने। तो ये इनके मौलाना अरशद मदनी के जो बाप थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब, ये पूरा सिलसिला एक देशभक्ति का, देशभक्त के। ये तो दुर्भाग्य था कि 47 होना था, 1947 हुआ और मुसलमान की सारी कुर्बानी जाय हो गई इस 1947 के चक्कर में। वरना जितना बड़ा योगदान मुसलमान का रहा है, वो जो आबिदुल्ला सिंधी जिसके वंशज हैं, जो अपने आप को तालिबान बताते, वो क्या वो कट्टर देश प्रेमी तो था? पूरी जिंदगी तो अंग्रेजों से लड़ते रहे, वो जेल गए, सजाएं भुगती, सजाएं काटी, काले पानी गए, माल्टा जेल में गए, कहाँ गए, कैसे, और लड़ते लड़ते ही मर गए जिंदगी भर। उनके खानदानी वंशज है, उनके परिवार के लोग हैं। तो उस हिसाब से जो है अगर आप देखेंगे एक अंदाज जो है, जो जुनून और जो देशभक्ति का जज्बा है। देखिए ये दुनिया का दस्तूर है, जब हिंदुस्तान गुलाम था तो उस टाइम जितने लोग हमारे यहाँ मारे गए जो आज देशभक्त हैं, वो उस टाइम क्रांति मतलब आतंकवादी कहलाते थे कि भाई चंद्रशेखर आजाद जो है आतंकवादी है, भगत सिंह आतंकवादी है। इसीलिए तो महात्मा गांधी ने कह भी दिया था कि आतंकवादी मैं इनकी पैरवी नहीं करूंगा। कल का आतंकवादी जब देश आजाद होता है तो उसके बाद का देश प्रेमी और मतलब ये समझिए कि वो माना जाता है कि भाई ये हीरो है। आप समझ गए मेरी बात को कि कल का आतंकवादी आज का देश का वो माना जाता है। इसी तरीके से जब ये तालिबान लड़ रहे थे, जो तालिबान उस टाइम जब इनकी अफगानों की सरकार थी तो वो आतंकवादी था। अब कब्जा कर लिया तालिबानों ने, अब वही आतंकवादी जो है वही देश प्रेमी कहलावेंगे जब लिस्टें बनेंगी कि भाई इतने लोगों ने कुर्बानी दी है। ये तो दस्तूर रहा है भाई। पंजाब में खालिस्तान में जिस टाइम इतने हजारों पंजाब सरदार मरे, अगर खुदा ना खास्ता ईश्वर ना करे कभी पंजाब बन जाता अलग स्टेट अलग सूबा, तो वही तो देश प्रेमी होते जो मरे हैं। जज्बा तो उनका देश के लिए ही था ना। तो जिसे हम आतंकवाद आज कह रहे हैं वो तो वक्त और हालात की नजाकत है। उस नजाकत को देखते हुए ये समझना चाहिए कि तालिबान जो है वो कट्टर क्यों है। वो कट्टर वो तो अपनी अब देखिएगा पहले तालिबान की तो हुकूमत थी, अमेरिका ने जिसे कब्जा किया था उस टाइम तालिबान जो था शुरू में, अब दोबारा फिर वो अपने आप आ गया। वो तो ताल की बात है, बीच में अफगान आ गए थे फिर तालिबान आ गए। लेकिन तालिबान का भारत के साथ तो हमेशा मधुर रिश्ता रहा है, भारत को तो हमेशा सपोर्ट करता रहा तालिबान। और दूसरी बात यह है कि तालिबान अब लोग कह रहे हैं इनने तो औरतें कब्जा कर ली फला कर ली। अरे भाई तेरे देश की करियो तो बता, उनका अपना मामला है क्या नहीं है वो क्या जाने, हमें क्या पता। हमारे देश का तो मामला ठीक है। अब कहे कि वहां बसी जाना है या जगपड़ी जाना है, पर जो आदमी हमारे लिए सही है वो दुनिया के लिए कैसा, हमें क्या मतलब है, हमें तो अपने आप से मतलब है। हमारे मामले में जितना भी तालिबान के बड़े पूर्वज थे वो सपोर्टर रहे थे, और आज भी उनका कोई ऐसा इतिहास हमें मिलता नहीं है कि जो डायरेक्ट भारत को कोई बात कही हो। अभी भी जो 150 के करीब लोग आए थे भारत से, वहां से आए अफगानिस्तान से, तो उन्हें छोड़ने के लिए तालिबान बाहिफाजत छोड़ के गए। अब उन्हें भी लोगों ने कह दिया कि ये तो डर की वजह से छोड़ के जा रहे। अरे भाई तुम ना सीधी लिए पढ़ो ना उल्टी लिए पढ़ो, अगर छोड़ कर ना जाते तो आप कहते देखा तालिबान छोड़ के भी नहीं गए, ये तो इतने हरामी है। और अब अगर उन्होंने छोड़ के गए, कहना तो डर की वजह से छोड़ के गए, हम ताकतवर है ना, मोदी उन्हें मार देगा अगर नहीं छोड़, वो अपनी तारीफ ही करनी अपने मुंह से। अब इसका तो दुनिया में कोई इलाज है ही नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के हाँ नॉन सेंस का कोई वो मामला नहीं है। मैं इसलिए ये बात बताना चाह रहा हूँ, आप आज मुझे थोड़ा सा टाइम में इसलिए ज्यादा आपसे लिया है कि लोग बाग इस गलत छवि को सही समझे। मैं अहले ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण ज्यादा हूँ, पंडित हूँ, और
ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। जीवन, हाँ मेरे बिल्कुल। वालिद देवबंद में इंस्पेक्टर थे पुलिस में, तो मेरा हाँ बचपन से ही आना जाना देवबंद दारुल में रहा है। इसलिए हाँ मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, उनकी गोद में मेरा बचपना गुजरा। मौलाना अरशद मदनी और इनके बड़े भाई मौलाना असद मदनी, उनकी गोद में उनकी जमाते, वो बचपन से हम आए जाया करते थे। तो जितना बारीकी से हम लोग कह सकते हैं, जब वहां सन बिल्कुल। 92 हुआ, सन 92 में, अब हम तो चूंकि उस टाइम लीडर थे, नेता थे, हमने कहा कभी को खुंदक ना निकाल ले, गोली गाली मार दे, हमारे 92 में फसाद हो गया था। हाँ तो मेरे मामा सीओ के यहाँ थे उस टाइम, देवबंद में ही, वो उसके स्टेनो थे। तो मैं उनके यहाँ चला गया। तो मेरी माँ को जब कहा कि भाई आप इधर चले जाओ, हमारा अकेला घर पंडितों का, पठानों के बीच में है, सारे पठान थे वहां, तो हिंदू कोई था ही नहीं हमारे अलावा। मेरी माँ ने कहा मैं तो मरूंगी, कुछ भी होगी, नहीं रहूंगी। तो हमसे ज्यादा ख्याल उन्हीं ठीक है। लोगों ने रखा वहां। अब वो तो अपने बहुत अच्छी रंजिशें बात हैं है। कि मार तो कोई किसी को, किसी रंजिश में रहा है ना, इल्जाम और उसका। अभी लोग बाग जो है, चूंकि पहले भाजपा को जरूरत थी एक पॉलिटिकल रावण की, वो पॉलिटिकल रावण जी। उस टाइम का था मुसलमान। अरे एक हो जाओ वरना मुसलमान मार देगा, अरे एक, हाँ। अरे भाई 1000 साल जी। मुगलों की हुकूमत रही। जब 1000 साल की मुगलों की हुकूमत में हिंदू मारा नहीं गया, अब कौन सा मार देगा, कैसे मार देगा? आप 80% है, वे बीस ठीक है। परसेंट है 20 भी नहीं बल्कि 15% हाँ। है। तो इसलिए बात के और तथ्य को सही तरीके से कहना चाहिए। किसी पार्टी पॉलिटिक्स से चलिए। मुतासिर होकर किसी बात को कहना और देश में बदअमनी पैदा करना, मैं समझता हूं उससे बड़ा देशद्रोह कुछ हो ही नहीं सकता। वो लोग देशद्रोही हैं जो चलिए। बात को गलत तरीके से पेश करते हैं, गलत तरीके से कहते हैं। और मैं ऐसे लोगों की घोर बर्दाश्त करता हूं। मैं इस तरह के लोगों के लिए ये सुझाव देता ठीक हूं है। कि अगर देश है हाँ। तो हम हैं, और देश ही नहीं तो हम कहां रहेंगे। तो देश को तोड़ने चलिए। की बजाय जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। चलिए। बहुत